So hello friends, welcome back to the Garden of GS channel. Today we will start modern history of India and यूरोपियों का आगमन से आज की शुरुआत करेंगे। वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल इल मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर कब आए थे? 20 मई 1498 को पहुंचे। नए समुद्री मार्ग की खोज की उन्होंने। कालीकट के शासक जो भी थे तत्कालीन शासक जमोरिन, ये कालीकट के शासकों की पैतृक उपाधि थी। इन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया। वास्को डी गामा के भारत आगमन से पुर्तगाली और भारत के मध्य व्यापार क्षेत्र में नए युग का शुभारंभ हुआ। ये तो सब नॉर्मल सी चीज़ें हैं। वास्को डी गामा ने काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया। ठीक है, इसी वजह से वो व्यापार कर रहे थे क्योंकि उनको इतना ज़्यादा फायदा मिल रहा था तभी, और बाकी यूरोपीय कंपनियां भी आना शुरू कर दी थी, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को प्रोत्साहन मिला। 1505 में अल्फांसो फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आए। ये सब आपको लूसेंट वाली सीरीज में मैं पढ़ा चुकी हूँ। इसमें बस बहुत फास्टली बस एक रिकैप देना चाहूँगी। और इन्होंने अल्मीड़ा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीले जल की नीति का प्रतिपादन किया था। अल्मीड़ा के बाद अल्फांसो दी अल्बुकर्क 1509 में गवर्नर बनकर आए, सेकंड गवर्नर थे। इन्होंने 1510 में बीजापुर के आदिल शाह से गोवा को छीनकर अपने अधिकार में कर लिया था। ये सब मैं बता चुकी हूँ उस लूसेंट सीरीज में, तो आप पहले उसको देखें फिर यहाँ आएँ तो आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आपको ये फिंगर टिप्स पर ये चीज़ें आ जाएंगी और यहाँ पर आपका रिवीजन के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक ये माने जाते हैं कौन? यही अल्बुकर्क। इन्होंने 1511 में दक्षिण पूर्व एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का और 1515 में फारस की खाड़ी के मुहाने स्थित हारमुज पर अधिकार कर लिया। अल्बुकर्क के बाद प्रमुख गवर्नर में नूनो दी कुन्हा थे। ये 1529 से 38 तक गवर्नर बन के रहे। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की मूलतः इटली निवासी तथा स्पेन द्वारा वित्त पोषित यात्री कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। ध्यान रखेंगे ये चीज़ कि जो वास्को डी गामा इन्होंने भारत की, और जो स्पेन निवासी थे, इटली निवासी तथा स्पेन द्वारा वित्त पोषित, वो कौन थे? कोलंबस। इन्होंने अमेरिका की खोज की। इट मीन्स कि कोलंबस कहाँ के थे? इटली के थे, और अमेरिका ने इनको फंडिंग की थी। ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड के एबल तस्मान ने वॉन डीमन्स लैंड वर्तमान में तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। इसीलिए जब आप मैपिंग पढ़ेंगे, मैपिंग सेक्शन, तो वहाँ पे देखेंगे कि जो ऑस्ट्रेलिया वाला पोर्शन है वहाँ पर कुक आइलैंड भी है और कुक स्ट्रेट भी है और वहीं पर तस्मान सी भी है। ठीक है, पुर्तगालियों द्वारा भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी, जिसका निर्माण अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने किया था। इस समय वो भारत के पद पर गवर्नर नहीं थे। इन्होंने 1503 में कोचीन में अल्बुकर्क ने पहला दुर्ग बनाया था, जिसको फोर्ट बोलते हैं। अंजी द्वीप एवं कन्नानौर वर्तमान कन्नूर में पुर्तगाली जो है दुर्गों का निर्माण अल्फांसो दी अल्बुकर्क अल्मीड़ा द्वारा 1505 में कराया गया। मतलब ये जो दो दुर्ग और थे, जो अंजी द्वीप और कन्नानौर, इसको अल्मीड़ा ने करवाया। 1503 वाला कोचीन में ये अल्बुकर्क ने करवाया। नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? पुर्तगाली। ये तो आप जान ही गए होंगे, जब सबसे पहले वही आए तो वही रहेंगे। भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों का क्रम क्या है? पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डन, फ्रांसीसी, ये आगमन का क्रम है। लेकिन स्थापना के क्रम में पुर्तगाली के बाद अंग्रेज हो जाएंगे, फिर डच हो जाएंगे। अंग्रेज की स्थापना 1600 में हुई थी और डच कंपनी की स्थापना कब हुई थी ये आपको कमेंट में बताना है। मैं बता दे रही हूँ, 1602 में स्थापना हुई थी, 1605 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ चुकी थी। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में आए और सबसे अंत में वापस गए। कब? 1961 में। 1961 में गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल मैनुअल एंटोनियो वसालो ए सिल्वा ये था। मीन्स ये ध्यान रखना है आपको कि सबसे पहले आए, सबसे बाद में गए, और सबसे पहले वास्को डी गामा आए और वसालो ए सिल्वा सबसे लास्ट में गए। एंटोनियो गुटेरेस याद रख सकते हैं, इसको आप मैनुअल एंटोनियो। स्वतंत्रता के बाद, भारत की स्वतंत्रता के बाद गोवा का गवर्नर जनरल जोसे सिल्वेस्ट्रे फेरेइरा बोस्सा था। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत के समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। ये भी आपको पता है क्योंकि 1498 में आए और उसके बाद जो अगली कंपनी आ रही है भारत में वो 1605 में आ रही है। तब तक पुर्तगालियों ने ही अकेले राज किया है भारत पे।
पुर्तगालियों ने भारत के में अपनी पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 में स्थापित की, किंतु उसे शीघ्र ही विनष्ट कर दिया गया था। तो इसलिए जो परमानेंट मानी जाती है वो मानी जाती है कोचीन में, जो 1503 में स्थापित हुई थी। पुर्तगालियों द्वारा इस तरह से क्रम क्या है, प्रथम दुर्ग कोचीन 1503, कन्नूर में 1505 में दूसरे दुर्ग का निर्माण कराया। 1534 में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली थी। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया गया। ध्यान रखेंगे, हुगली नदी की बात हो रही है। 1632 में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में हुगली जगह भी है और हुगली नदी भी है, दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। 1632 में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। ये हुगली जगह की बात हो रही है। और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना दिया, ठीक है। ये कब की बात हो रही है, 1632। 1632 में एक और चीज़ भी हुई है, ये आप लोग लूसेंट वाली नोट्स देखेंगे और फिर मुझे कमेंट करेंगे। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चौरनौक ने अंग्रेजों के व्यापारिक केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतनौती, इसको मैंने बताया था, एक ट्रिक बताई है उसमें, लूसेंट वाली ट्रिक में, लूसेंट वाली वीडियो में आप देखेंगे। कोचीन 1814 में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुआ। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का सूत्रपात 1599 में हुआ। लंदन के कुछ साहसिक, ये 1599 में इनका सूत्रपात हुआ था। और स्थापना कब हुई है, 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा, और ये वचनबद्ध हुए थे, ठीक है। इन साहसिक व्यापारियों के मूल प्रस्ताव को प्रीवी काउंसिल की स्वीकृति नहीं मिल सकी। अगले वर्ष पुनः एकत्र हुए, फिर वही बात, सारी कहानी है। और 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ये कंपनी का नाम था जिसको हम इन शॉर्ट ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। इसके प्रथम गवर्नर थॉमस स्मिथ थे, ठीक है। वो इतना तेज़ी से आगे बढ़ने लगे, लोगों ने कहा थोड़ा थम जाओ, के नाम के तहत रॉयल चार्टर ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्रदान किया गया। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिकारिक रूप से गठन हुआ। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर 1556 से 1605 में थे। लीवेंट कंपनी को 1592 में स्थल मार्ग से व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1611 में मसूलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया। ये सब मैं बता चुकी हूँ उसमें, इसलिए इसमें मैं बस एकदम शॉर्ट में और बहुत फास्ट तरीके से मैं बस बता रही हूँ कि एक क्विक रिवीजन हो जाए आपका। बाकी ये सारा जो मैंने पढ़ाया है, लूसेंट सीरीज में पढ़ाया है, यहाँ मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊँगी आपको, यहाँ बस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। 1613 में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी बना, जबकि पहला कौन सा था, मसूलीपट्टनम 1611। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 में स्थापित की गई है। थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया। ये ध्यान रखेंगे, पुर्तगाली को कहाँ हराया इन्होंने, स्वाली, ठीक है। 1662 में अंग्रेजों के इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर उन्होंने बम्बई दे दिया था उपहार में। और ये कब दिया है, ये कहीं पे 1662 लिखा है, कहीं पे 1661 लिखा है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हो सकता है अगर एकदम एग्जैक्ट ईयर पूछा जाए तो डिस्प्यूट भी हो सकता है, बट आप 1661 ध्यान रखिए, जिसे उन्होंने 1668 में ब्रिटिश कंपनी को दे दिया। और इन्होंने जॉन चाइल्ड ने 1688 में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला। मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास करने लगे। मतलब ये 1688 से अपना जो है प्रभाव दिखाना शुरू कर दिए थे। फलस्वरूप औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया। औरंगजेब भी कम नहीं थे, वो बहुत बोल्ड स्टेप लेते थे। बाकी तो उनकी जो भी विवादित रही हैं नीतियाँ, लेकिन जो यूरोपीय कंपनियां थी उनके लिए उनका रवैया बहुत सख्त था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध, ये मैं बता चुकी हूँ उसमें, कर्नाटक के युद्ध में लूसेंट सीरीज में, जो 1740 में आरंभ हुआ था, इसका विस्तार मात्र था। इसकी संधि आपको बतानी है कौन सी संधि थी और कौन युद्ध का क्या नाम था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दल 1746 में युद्ध प्रारंभ हो गया। कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण था, ठीक है। ये यूरोप में युद्ध चल रहा था एक्चुअली, इसको ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध बोलते हैं, जिसमें यूरोप की जो दोनों महाशक्तियाँ थी, फ्रांस और ब्रिटेन, ये दोनों भी आपस में एक एक पक्ष लेके लड़ रही थी।
तो भारत में भी युद्ध शुरू हो गया। और भारत में युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था कि अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज थे, उनको कैप्टन बर्नेट और बाकी सेना ने उन जहाज़ों पर अधिकार कर लिया था। तो इस युद्ध का ये तात्कालिक कारण यही था। बस यहाँ से इन लोग के मन में पहले ही था, लेकिन कोई मौका नहीं मिल रहा था। और जैसे अंग्रेजों ने इनके जहाज़ों पर कब्जा किया, बस इनको भी मौका मिल गया, युद्ध करना शुरू कर दिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में फ्रांसीसियों भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। ठीक है, ये आप दो थे, NA ना और CM, ये आप बताएंगे कौन किसके पक्ष का है। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडियार नदी पर स्थित सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब की सेना को पराजित कर दिया। ठीक है, और ये सेंट थोमे जगह याद रखना है। ठीक है, यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। जैसे वहाँ खत्म हुआ तो इसको बोलते हैं, इस संधि को बोलते हैं एक्सला सापेल की संधि बोलते हैं, और सेंट थोमे का युद्ध बोलते हैं। ठीक है, 1748 में ही ये हुई थी एक्सला सापेल की। से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। मद्रास खो दिया था अंग्रेजों ने, वो उस पर फ्रांसीसियों ने कब्जा कर लिया था, अभी उन्हें फिर से मिल गया। डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेज के मार्गदर्शक बने। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया था। इसी को बाद में सहायक संधि के नाम से वेलेजली ने शुरू किया, लेकिन जो सबसे पहली शुरुआत हुई थी वो किसने की थी? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने की थी, ये ध्यान रखिएगा। उन्होंने अपनी सेना को भारतीय राजाओं के पास रख दिया और उसका खर्च कौन उठाता था? भारतीय राजा। बाद में लॉर्ड वेलेजली ने भी यही किया, जो सहायक संधि में वो लेके आए थे 1798 में। ठीक है, वेलेजली, इन्होंने बस शुरू किया था डुप्ले ने, लेकिन इसका बहुत लंबा कोई प्रयोग नहीं किया था, इसका विस्तार अंग्रेजों ने एक्चुअली किया। वही जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ध्यान रखना है, लुई 14 की बात हो रही है और इनके मंत्री हैं कोलबर्ट, जिसे फ्रांसीसी में कंपनी फ्रेंकाइज पोर ले कॉमर्स देस इंडेस ओरिएंटलेस कहा गया है। इसको फ्रेंच लैंग्वेज में बोला गया है। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था, इसलिए इसको सरकारी कंपनी बोलते थे। और इस कंपनी के फेल होने का एक बड़ा रीज़न ये भी रहा कि ये पूर्णतः सरकारी कंपनी थी, तो ये सरकारी दबाव में रह के थोड़ा सा काम करती थी। 1667 में फ्रैंकोइस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, ये 1667 में। ठीक है, और स्थापना हुई 64 में। 1667 में कैरो के नेतृत्व में आया एक दल और 1668 में सूरत में पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना किया इन्होंने। मैरकारा गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार पत्र प्राप्त कर 1659 में मसूलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री इन्होंने लगाई। ठीक है, पहली कहाँ लगाई? पहली आपने देख लिया सूरत में लगाई, और दूसरी कहाँ लगाई है? मसूलीपट्टनम में। और मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री किन दो कंपनियों की थी? एक तो अंग्रेजों की, दूसरी डच की। देखिए, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई? मसूलीपट्टनम में। डचों ने की बंगाल में पहली फैक्ट्री पीपली में 1627 में स्थापित हुई। इसके कुछ ही दिनों बाद डच पीपली से बालासोर चले गए, परंतु बंगाल में डचों का व्यापार सही ढंग से 1653 में शुरू हुआ, उसके पहले नहीं शुरू कर पाए ये, जब उन्होंने चिंसुरा में अपनी कंपनी लगा ली। चिंसुरा के डच किलों को गुस्तावस फोर्ट के नाम से जाना जाता है। जैसे जब कोई डस लेता है तो उसे क्या बोलते हैं कि लग रहा है इसने सुरा पी ली है, उसको सुरा पिला दो तो इसका जो है विष खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके चिन्ह से, मतलब इसके चिन्ह से थोड़ा सा सुरा, इसके चिन्ह में थोड़ा सुरा लगा दो तो इसका डस खत्म, जो भी है विष खत्म हो जाएगा। गुस्तावस फोर्ट। और आपस में जो है ज़्यादा गुपचुप मत करो, यहाँ से हट जाओ सब लोग। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। अंग्रेजी शासनकाल में बिहार अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, ये ध्यान रखना है, बिहार आज वाला जो बिहार है। आगमन का क्रम वही बता दिया इन्होंने, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आए? 1498 पढ़ चुके हैं आप।
बस इसमें फिर वही बताएं जो आप पहले पढ़ चुके हैं, वही सारी डिटेल इन्होंने दे रखी है। ब्लू वाटर पॉलिसी अल्मीड़ा ने शुरू की थी। अल्मीड़ा किस कलर की थी? ब्लू कलर की। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने शुरू की? अल्मीड़ा ने। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध किसने स्थापित किया? पुर्तगाली ने। ये देख रहे कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? अल्मीड़ा 1605 में। किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया? जमोरिन ने। जमोरिन उपाधि थी। वास्को डी गामा के संबंध में कौन सा कथन सही है? वास्को डी गामा की 1498 में भारत यात्रा के समय कालीकट का शासक जमोरिन था। क्या ये सही है? ठीक है, ये तो कालीकट का शासक जमोरिन था ही। प्रथम यात्रा में वास्को डी गामा लगभग 1 साल तक भारत में रहा था। नहीं, 1 साल तक भारत में नहीं रहा था, तो ये गलत हो जाएगा। वास्को डी गामा ने पुनः 1501 में यात्रा की थी, ये भी गलत है। इसका डिटेल आप देख लीजिए। वास्को डी गामा जो है 3 महीने तक ही भारत में रहे थे और फिर वापस लौट गए थे, फिर 1502 में दोबारा आए थे, ठीक है। यहाँ 1501 लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। सूची सुमेलित करना है। वास्को डी गामा कहाँ के थे? पुर्तगाल के। कोलंबस कहाँ के थे? स्पेन के। स्पेन के नहीं थे, स्पेन ने फंडिंग किया था, वो थे इटली के। और कैप्टन कुक कहाँ के थे? कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन के थे, ठीक है। अब आप ऐसे मिला लीजिए एक बार, सी का 4 तो बाकी सारे ही ऑप्शन हट जाएंगे, ठीक है। डी का 3 और इनमें अलग से नहीं दे रखा है तो इनको इसी यही का मान लिया जाएगा, ठीक है, कि कोलंबस जो थे वो स्पेन के थे और बाकी ये हो गए। कैप्टन कुक कहाँ के हो गए? ग्रेट ब्रिटेन, तस्मान के, तस्मान हॉलैंड के, ठीक है। तस्मान के नाम पे तस्मान सी है और तस्मान आइलैंड भी है। मिलान करना है। अल्फांसो दी अल्बुकर्क पुर्तगाली हेडक्वार्टर का कोचीन से गोवा बदला जाना। कोचीन से गोवा किसने ट्रांसफ़र किया था पुर्तगाली राजधानी को? तो ये कौन थे? नीनो दी कुन्हा थे, ठीक है। कहाँ गया? नीनो दी कुन्हा। अब आप ऑप्शन देखिए एक बार, बी का 1, 2 ऑप्शन हट गए आपके। नेक्स्ट है अल्बुकर्क, सितंबर 1500 में भारत आगमन, नहीं। पेट्रो अल्वारेज कैब्राल, देखिए ये अल्मीड़ा की थी ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है। और जो गोवा पर अधिकार किया था वो अल्बुकर्क ने किया था। तो ए का 4, डी का 3, तो ये भी हट गया, आंसर ये हो जाएगा। और पेट्रो अल्वारेज कैब्रल जो थे ये सितंबर 1500 में भारत आगमन हुआ था इनका। बस इसमें वही सारी चीज़ें, कुछ नया नहीं है। फिर आपको मैच करना, देखिए इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि अब क्वेश्चन का नेचर थोड़ा, जैसे एग्जाम थोड़ा और टफ होता जा रहा है, क्वेश्चन का लेवल आप देखिए थोड़ा चेंज हो रहा है। जैसे उन्होंने वास्को डी गामा के बारे में क्या पूछा, 1 साल तक भारत रहे, 3 महीने तक, ठीक है, 2022 का क्वेश्चन है। फिर देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये तो IAS के क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अलग रहता है। फिर ये देखिए 2022 का क्वेश्चन है, फिर मैच करना है। और ये कब का है? BPSC 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले हमको देखना है कोलंबस कहाँ के? अब देखिए इसमें इटली दिया हुआ है तो इसमें आप इटली कर लेंगे, ठीक है। इटली या स्पेन दोनों में से जो भी रहेगा आप वहाँ का मान लेंगे। इटली के थे, स्पेन ने फंडिंग की थी, तो इनका हो गया। कोलंबस का ए का 3, 2 ऑप्शन हट जाएंगे बाकी के, ठीक है। फिर बी का 4 दोनों में ही दे रखा है। जैक्स कार्टियर फ्रांस के थे, दोनों में दे रखा है। फिर मैगलन और किसका दे रखा है? फ्रांसिस ड्रक थे यूनाइटेड किंगडम के, और मैगलन जो थे ये थे पुर्तगाल के, ठीक है। तो इस तरह से आंसर ए हो गया। अब इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लो, कुछ नहीं है इसमें। मैगलन जो थे वो पुर्तगाल के थे, अभी आपने ऊपर पढ़ रखा है। फ्रांसिस ड्रक ये यूनाइटेड किंगडम के थे, ठीक है। बाकी कार्टियर फ्रांस के थे ही। कोई किसी को काट के फरार हो जाता है, ठीक, जैसे काटा फरार हो गया। कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाली नहीं था? बारबोसा थे, डोमिंगो पायस थे, नूनीज थे, ये तीनों ही थे। अब देखिए 2021 का क्वेश्चन है। पीटर मुंडी नहीं थे। पीटर मुंडी जो थे ये ब्रिटिश थे और ये
व्यापारी भी थे और लेखक भी थे पीटर मुंडी। देखिए, चीन की चाय को चखने का उल्लेख करने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक था। भारत में उसने पटना, आगरा, सूरत आदि नगरों की स्थापना की थी। बाकी ये जब मैं पढ़ाऊंगी मेडिवल हिस्ट्री, विजयनगर साम्राज्य, तो उसमें ये तीनों को याद कराऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क, पहले अल्मीड़ा थे और वास्तविक जो थे वो अल्बुकर्क, जो 1509 में गवर्नर बने थे। ये देख लीजिए, 1509 से 1515 तक ये गवर्नर थे। 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को उन्होंने जीत लिया था। ये अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। और गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिम समुद्र पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व की मुहर लगा दी और इसके लिए फिर काफ़ी कुछ इनको फ़ायदा मिल गया। बस गोवा को ध्यान रखना है कि इन्होंने गोवा को बुक कर लिया। लोग घूमने जाते हैं तो बुक करते हैं ना, तो इन्होंने अल्बुकर्क बुक से याद करेंगे, गोवा को बुक कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में सही नहीं है। पुर्तगालियों ने 1499 पर गोवा पे कब्जा किया, यही है, सही नहीं है। सही नहीं है तो पूछा है। इन्होंने गोवा पे कब्जा कब किया? 1510 में। अंग्रेजों ने पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में, ये ठीक है। ये कब किया था? इन्होंने 1611 में। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। पूर्वी भारत की बात हो रही है, तो ये 1633 में उड़ीसा में, ठीक है। और डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था, तो ये भी ठीक है। 1746 में डुप्ले ने मद्रास पर कब्जा कर लिया था। और ये मद्रास किसके कब्जे में था? पहले अंग्रेजी कंपनी के कब्जे में था। और यही बात हो रही कर्नाटक के प्रथम युद्ध की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण कराया? प्रथम दुर्ग इनका कहाँ हुआ था? कोचीन में। और ये किसने करवाया था? अल्बुकर्क ने, जब वो गवर्नर नहीं था तब। इसका आंसर हो जाएगा सी। और ये भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी था, ये अल्फांसो डी अल्फोंसो, इस समय वो गवर्नर नहीं था। 1503 में कोचीन में कराया था। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापार केंद्र स्थापित किए? सबसे पहले पुर्तगाली, क्योंकि 100 साल तक इन्होंने अकेले ही शासन किया है। 100 क्या बल्कि 107 साल तक। और 1509 में अल्मीड़ा ने दीव पर कब्जा कर लिया था इन्होंने। और गोवा वो भी तट पर ही था। और दीव पर अधिकार के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए थे। बस ये ध्यान रखना कि 1509 में दीव पर कब्जा। और फिर इन्होंने क्या किया? दीव पर कब्जा किया और वहाँ से एक आधिपत्य स्थापित कर लिया व्यापार पर, और जो भी गुजरता था उससे जहाज़ों से टैक्स वसूल करते थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी कौन सी थी? पुर्तगाली ने बंगाल में हुगली की बात हुई थी, अभी हुगली का जिक्र हो रहा था। बाकी चिंसुरा, श्रीरामपुर, ये सब ब्रिटिश की थी। नूनो दे कुन्हा 1529 से 38 में मद्रास के निकट सेंथोमे और बंगाल में हुगली पुर्तगाली बस्तियां स्थापित की थी। और ये जो सेंथोमे है ये पूर्वी भारत का की एकमात्र बस्ती थी इनकी, बाकी जो है सारे पश्चिमी तट के ही थे। और बंगाल में हुगली में ये भारत में पूर्वी समुद्र तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया इन्होंने। 1534 में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति ली थी, ये आपने भी पढ़ा है। इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की। चटगांव, जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिहित करते थे, उनके द्वारा प्रयुक्त किया। फिर बाद में 16वीं शताब्दी में सतगांव का पतन हो गया और उसकी जगह पर हुगली आ गया। चिंसुरा में डचों ने किया था, किले का निर्माण किया था। और श्रीरामपुर डेनिस का। ऐसा कर सकते हैं, जो डॉन लोग होते हैं वो कुछ भी काम करने से पहले जब जुलूस निकालते हैं उससे पहले क्या बोलते हैं? जय श्री राम, डॉन लोग, ठीक है। और चिंसुरा का मैंने बताया था कि जब कोई डस लेता है तब क्या बोलते हैं कि इसके चिन्ह पे पहले सुरा लगाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडिचेरी के संबंध में बताना है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली सबसे पहली शक्ति पुर्तगाली थे, ठीक है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी शक्ति फ्रांसीसी थे। नहीं, फ्रांसीसी नहीं थे, दूसरी थे अंग्रेज। उसके बाद में अंग्रेजों के बाद इन्होंने फ्रांसीसियों ने ले लिया था, तो ये गलत हो गया। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, ये भी गलत है। कभी तो कर ही लिया था, जब मद्रास की संधि हुई, जो हुआ था कर्नाटक का युद्ध, उसमें अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, तो ये गलत हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए।
पांडिचेरी पर सबसे पहले पुर्तगालियों ने पीपी, ठीक है, पांडी पुर्तगाली। फिर इसके बाद डेंस और डचों ने, डेंस मतलब डेनिस की बात हो रही है, और डचों ने व्यापारिक कोठी। फिर 1673 में फ्रांसीसियों ने यहाँ अपनी बस्ती स्थापित की। अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी पर 1793 में कब्जा किया और फिर 1814 में पेरिस की संधि के तहत फ्रांस को फिर से सौंप दिया। ठीक है, तो इस तरह से पांडिचेरी पर कई लोगों का कब्जा रहा है और बाद में फिर ये फ्रांस के पास ही रहा है। कब तक? लास्ट में आज़ादी तक। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? तो ये भी आपने पढ़ा, पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? फिर वही पुर्तगाली। समुद्री लूटपाट का अड्डा, समुद्री डकैती, एक ही बात हो गई। निम्न में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? जॉब चारनाक। ये आप पढ़ेंगे जो लूसेंट वाली सीरीज़ है उसमें मैंने पढ़ा रखा है, इसमें जो सेकंड क्लास है उसमें, सेकंड वीडियो उसमें है। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चारनाक ने अंग्रेजों के व्यापारिक केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुल्तानाती को चुना था। और हुगली किसका था बताना है, अभी पढ़ा है, पुर्तगाली का। इन्होंने लूटपाट का अड्डा बनाया था और इन्हीं कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। हुगली मई 2003 में दिए गए अपने निर्णय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने जॉब चारनॉक को कलकत्ता का संस्थापक न मानते हुए, जबकि कलकत्ता जॉब चारनॉक के आगमन से पूर्व अस्तित्व में था तथा इस आधार पर कलकत्ता की स्थापना 24 अगस्त 1690 भी नहीं मानी जाती है। मतलब ब्रिटिश मानते हैं कि कलकत्ता की स्थापना जो है वो जॉब चारनॉक ने की थी और उस हिसाब से वो मानते हैं कि 14 अगस्त 1690 को कलकत्ता की स्थापना का दिवस मनाया जाना चाहिए, क्योंकि गोविंदपुर, कलकत्ता और सुल्तानाती, इन तीनों को मिलाकर, कालिकाता, गोविंदपुर और सुल्तानाती, इन तीनों को मिला करके बोलते हैं कि कलकत्ता बनाया गया था। और फोर्ट विलियम इसी को बोलते हैं, ठीक है, जो इन्होंने बाउंड्री करवा करके एक फोर्ट बना दिया था। कलकत्ता किसने बसाया? फिर वही जॉब चारनॉक। किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया? तो ये मद्रास में था। ये कब? 1688 में। ये देखिए यहाँ है भी नगर निगम 1688 में, मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी। इसलिए जो हम पढ़ते हैं कि प्रथम पंचायती राज दिवस, तो प्रथम जो पंचायत की स्थापना हुई है वो आज़ादी के बाद हुई है। कब? जो 2 अक्टूबर को हम पढ़ते हैं राजस्थान में, ठीक है। और जो प्रथम नगर निगम है वो पढ़ते हैं 1688 में, मद्रास, ठीक। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? तो जो संयुक्त पूंजी कंपनी स्थापित की थी वो डच ने की थी। नेक्स्ट है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1600 ईस्ट इंडिया में लंदन ने स्थापित की। इसके बाद 1602 में डच। लेकिन जो भारत आए, इन्होंने क्या बोला है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, लेकिन विकल्प में ब्रिटेन न होने के कारण बी सही होगा, ठीक है, क्योंकि पुर्तगाली जो आए थे वो कोई कंपनी से नहीं आए थे, वो तो वास्को डी गामा घूमते हुए यहाँ पर आए थे। उसके बाद में डच, उसके बाद में ब्रिटेन की थी 1600 में, फिर 1602 में डच की, और फिर डेनिश की, और फिर फ्रेंच की थी 1664 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक सही है? आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। नहीं, कोच्चि नहीं था कोच्चि डच उपनिवेश कहाँ था? कोच्चि तो पहली बात तो उनका था, पुर्तगालियों का, तो ये तो गलत हो गया। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्हें फोर्ट विलियम का निर्माण, नहीं, फोर्ट विलियम तो कलकत्ता वाले को बोलते हैं ना, तो ये भी गलत हो गया। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम का निर्माण किया। आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। नहीं, कोच्चि सबसे पहले तो पुर्तगालियों का ही था, ये तो एकदम गलत है। आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था, तो ब्रिटिश उपनिवेश का भाग रहा है, आधुनिक कोच्चि भी बीच में रहा है, तो ये भी गलत हो गया। क्योंकि जब पुर्तगाली यहाँ से चले गए थे तो पुर्तगालियों के जाने पर जो है इनसे कोच्चि को ले लिया था, किसने? अंग्रेजों ने ले लिया था। तो ये 3 स्टेटमेंट तो एकदम गलत हो गए। अब देखना है, एक बार बी को थोड़ा सा होल्ड करते हैं, क्योंकि फोर्ट विलियम कहीं और भी हो सकता है ना। क्या दिया है? डचों ने फोर्ट विलियम को पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम का निर्माण कराया। क्योंकि जैसे फोर्ट विलियम एक विलियम के नाम पर पड़ा है, तो ये हो सकता है कि कहीं और भी हो,
तो इस वजह से इसकी चांसेस हैं, ठीक है। हालांकि इसके बारे में मैंने कभी पढ़ा नहीं है, ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ। ये फोर्ट विलियम, इस क्वेश्चन में तो मैंने कई बार पढ़ा है, बट अलग से मैंने किसी बुक में नहीं पढ़ा है। बट ये है कि आईएएस के क्वेश्चन थोड़ा सा कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि जिसका आंसर जनरली किसी बुक में नहीं मिलता है, यूपीएससी जो मानता है वो हो जाता है, ठीक है। बट ये है कि बाकी 3 ऑप्शन तो एकदम गलत हैं, ठीक है, क्योंकि आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था, ये एकदम सरासर गलत है। कोच्चि के जाने के बाद, जब पुर्तगालियों के जाने के बाद, फिर ब्रिटिश का ही कब्जा हो गया। बाकी ये पहले डच उपनिवेश था, फिर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार तो नहीं। आपने पढ़ा है कि 1503 में इस पर पुर्तगालियों ने कब्जा किया और उस समय तक कोई आया भी नहीं था, तो ये भी एकदम सरासर गलत है। भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था नहीं, ये भी एकदम गलत है। तो इस वजह से जो सबसे कम गलत है वो यही लग रहा है, सबसे कम गलत का इसके बारे में बहुत क्लियर नहीं है, तो इस वजह से ऑप्शन हो जाएगा बी। भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन से कथन है, इन पर विचार करना है। डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्र में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां, गोदाम स्थापित कर लिए। ये गजपति शासक नहीं थे इस समय पे यहाँ पे, ठीक है, तो गजपति शासक गलत हो जाएगा। अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया था, ठीक है, ये कब हुआ है, 1509 में, ठीक है, तो ये तो ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की। हाँ, ये भी ठीक है, इन्होंने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य से लिया था और उसके बाद में फिर इसको मद्रास बनाया, ठीक, तो ये दोनों तो ठीक हैं। ये गजपति शासक वाला गलत है, तो ये देख लीजिए आप, मैं बोल रही थी ना ये कि गजपति शासक का शासन जो है वो 16वीं शताब्दी में समाप्त हो गया था। 16वीं शताब्दी मतलब 1599 से पहले ही खत्म हो गया, ठीक, और डच आए ही उसके बाद है, तो ये एकदम गलत हो गया पहला, तो कथन एक गलत है। 1510 में इन्होंने अल्बुकर्क से गोवा को छीन लिया था, ठीक है, हाँ ये थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया, 1510 हो जाएगा, ठीक है, 1510 में। और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने विजयनगर के नायक के से पट्टे पर ज़मीन लेकर मद्रास में एक फैक्ट्री स्थापित की थी, तो इसकी भी मैंने ट्रिक बताई है लूसेंट वाली सीरीज में, तो उसको आप याद कर लीजिएगा वहीं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, हाँ कह सकते हैं, मतलब डिनाई तो नहीं कर सकते हैं, सब बहुत विखंडित राज्य थे, आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे, तो उसका इन्होंने फ़ायदा उठा लिया। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, ये भी ठीक है, क्योंकि भारत में जब धनुष तीर चल रहा था जनजातियों के पास, और यहाँ पर भी तोप वगैरह थी, लेकिन इस तरह से गन जैसी चीज़ नहीं थी, तब उनके पास गन थी। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप जो कोई उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था, हाँ ये भी ठीक है, तो ये तीनों ही सही हो जाएंगे, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। तो ब्रिटिश कंपनी में कौन थी, द इंग्लिश ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, ठीक है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी तो भारत में कहना शुरू कर दिए थे, ये 2014 का क्वेश्चन है। लीवेंट कंपनी को 1592 में स्थल मार्ग से व्यापार करने का अधिकार मिला था, ठीक है, ये लीवेंट कंपनी की बात हो रही है कि इनको 1592 में मिला था, और ये थी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज, ये वाली है, ठीक है, इनको समुद्री मार्ग से मिल गया था। 1698 में न्यू कंपनी का भी गठन किया गया था, ठीक, जिसे इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट का गठन किया गया। 1702 में ब्रिटिश क्राउन इन्होंने विलय की प्रक्रिया शुरू कर दी, तो दोनों को मिला करके यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लिश ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज नाम कर दिया गया, और इसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी कह देते हैं। नेक्स्ट है, लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन बादशाह था। तो मैंने बताया वहाँ का ए, यहाँ का ए एलिजाबेथ अकबर, वहाँ का जे जेम्स प्रथम, यहाँ का जे जहांगीर। किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। तो ये कौन थे, जहांगीर, क्योंकि 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद जहांगीर शासक थे। जहांगीर के शासन काल में वही इन्होंने 1611 में मसूलीपट्टनम में, 1613 में सूरत में, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की। तो ये कहाँ है, 1613 में सूरत, तेरी सूरत।
बस बाकी सेम रिपीट हो रही हैं चीज़ें कि कैप्टन विलियम हॉकिंस 9 में आए थे, हक से आए, जेम्स प्रथम शासक थे, ये सब उसमें करा चुकी हूँ मैं। 13 में जो आए ये सब भी हो चुका है, ठीक है। इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया? तो ये थॉमस बेस्ट, मतलब क्या बोलते हैं स्वाली, जैसे सेल्फ से बोले अगर, कि सेल्फ को कुछ लोग बहुत बेस्ट समझते हैं अपने आप को, तो सेल्फ से स्वाली, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की कहाँ स्थापित हुई है? अब इसमें मसूलीपट्टनम ऑप्शन नहीं है तो सूरत हो जाएगा। कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? वो 1611 में जेम्स दूत के प्रथम के रूप में भारत आया था, जेम्स प्रथम के दूत के रूप में। ये 1611 नहीं है, 1608 में आया था विलियम हॉकिंस, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। तुर्की भाषा का अच्छा ज्ञाता था, हाँ ये ठीक है, तुर्की भाषा का ज्ञाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ओनली 2। ये देखिए 2023 का क्वेश्चन है, इन्होंने ईयर से छेड़छाड़ कर दी है। हॉकिंस 1608 में भारत आया, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का दूत था और तुर्की बहुत अच्छी बोलता था, ठीक है। 17वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना कहाँ स्थित हुआ था? ये ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना देखिए भरूच, चिकाकोल और तिरुचिरापल्ली, इन दोनों में बाद में स्थापित हुआ है, इसमें पहले हो गया था, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ये बोल रहे हैं कि 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश, इसमें थोड़ा सा कम दिया हुआ है। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश का मतलब हो गया 1625 तक। अब 1608 में ये आए ही, 8 में 11 में, ठीक है। तो उससे पहले, उससे लेकर के 25 तक इन्होंने ज़्यादा नहीं स्थापित कर पाए थे। ये सूरत तो था ही, भरूच था, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा, इन्हीं जगहों पर अपने कारखाने स्थापित कर पाए थे। तिरुचिरापल्ली और चिकाकोल में नहीं कर पाए थे ये। निम्नलिखित यूरोपीय कंपनी व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में पहला कारखाना स्थापित किया? सूरत में किसने? अंग्रेजों ने। कब? 1613 में। वही 1613 में सूरत में स्थायी कारखाना, 1616 में फ्रांसीसियों ने द्वारा, और सूरत में डचों द्वारा 1616 में हो गया, फ्रांसीसियों द्वारा 1668 में हो गया। मतलब सूरत में कई लोगों ने कारखाने अपने बनाए हैं, ठीक है। और फ्रांसीसियों ने क्या बताया? वही 1668। 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? फिर वही देखिए कितनी बार रिपीट हो रही चीज़ें। 1613 में सूरत। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो ये कहाँ थी? वही सूरत। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किससे लिया था? अब देखिए अगर ईस्ट इंडिया कंपनी अगर ये होता कि ब्रिटिश के राजा से किराए पर, तो ठीक था, तो ऑप्शन वो हो जाता। लेकिन इसमें वो नाम नहीं दिया है, कंट्री का नाम दिया सीधे, तो पुर्तगालियों से, क्योंकि पुर्तगालियों ने जो है उनको दहेज में दिया था। पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन थी, उनकी शादी किससे हुई थी? चार्ल्स से हुई थी, तो उनको बम्बई जो है उपहार में दिया था। और फिर उन राजा ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिया, क्योंकि वो करते भी क्या उस ज़मीन का, तो उन्होंने 1668 में जो है इनको दे दिया, कंपनी को दे दिया, ठीक है। और फिर कंपनी ने अपना मुख्यालय, और आप देख रहे हैं आज का बम्बई कहाँ पहुँच गया। किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? 2021 का क्वेश्चन है, लेकिन इस पर स्टार लगा हुआ है क्योंकि ये बहुत क्लियर नहीं है। इसमें जो ऑप्शन है वो डाउटफुल है। इसमें देखिए क्या बोला है कि अवध के नवाब सादत अली खान ने 1798 से 1814 का इनका टाइम पीरियड था। इन्होंने 1798 में इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया था। कब सौंपा था? 1798 में। और इसमें कोई भी ईयर नहीं दिया है, ठीक है, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। और एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जीएस के कट ऑफ कभी भी 100/100 नहीं जाती है, ठीक है। तो आपको जो इजी क्वेश्चन है वो कभी भी गलत नहीं करने हैं, और टफ क्वेश्चन में चांस लेना है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर के आपको अपने नेगेटिव मार्किंग की तरफ नहीं जाना है। बस ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से ये रहेगा कि आपकी रेंज पता चल जाएगी कि आपके पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन कभी भी गलत ना हो और उसके आसपास के एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन ना गलत हो।
बाकी जीएस की कोई लिमिट नहीं है, मैं बार बार यही बोलूँगी। तो आप मल्टीपल सोर्स पढ़ेंगे, बार बार अलग अलग बुक की तरफ भागेंगे, तो हो सकता है कि जो आपको याद करने लायक रहे वो भी ना याद रह जाए, कि जो आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए वो भी आपके हो सकता है कंफ्यूज हो जाए एग्जामिनेशन हॉल में, और ये गलती आपको कभी नहीं करनी है। ईजी क्वेश्चन अगर ज़्यादा हैं तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, अगर टफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो वहीं कट ऑफ कम हो जाएगी, उसमें इतना परेशान नहीं होना है। फिर बाकी सबका ही जो है परफॉर्मेंस कम हो जाता है अगर टफ क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए किसी भी हाल में, ये आप आपसे प्रण ले लीजिए बस। और इसीलिए मैं भी मेहनत कर रही हूँ और आप भी मेरे साथ साथ मेहनत करिए। वीडियो बनाने में मेहनत काफ़ी लगती है, लेकिन ठीक है, और आप और हम सब मिल करके काम करते हैं, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? जॉन चाइल्ड थे ये। जैसे बोलता नहीं है कि इसको ट्रिक से ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे बच्चे को भगा दिया जाता है, चाइल्ड को, तो ऐसे ही इनको औरंगजेब ने जो है भगा दिया था 1688 में। और 1688 में एक और चीज़ क्या हुआ है, नगर निगम मद्रास में। ध्यान रखना है ये सब चीज़ें, बार बार मैं इसलिए बोल रही हूँ पिछली चीज़ें, ताकि आप लिंक करते रहें कि जो पढ़ रहे हैं सिर्फ वही नहीं, बाकी जो पढ़ चुके हैं उसको भी रिवाइज करते रहें। तो जॉन चाइल्ड ने 1688 में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला था और मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बना दिया था। इसी वजह से औरंगजेब जो है इनसे नाराज़ होकर के इनको यहाँ से निष्कासित कर दिए थे, ठीक है। तो एक तो ये हो गया 1688। दूसरा, पश्चिमी तट पर वही सेम चीज़ क्या चल रही थी उस समय, मद्रास में नगर निगम की स्थापना हो रही थी। तो ये दोनों साइमल्टेनियसली दो डिफरेंट चीज़ें हो रही थी, दो अलग अलग साइड में। निम्न में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजियों का अतिक्रमण, ठीक है, तात्कालिक कारण यही था। लेकिन मुख्य कारण क्या था कि वहाँ पे ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, जो 1740 में आरंभ हुआ था। इसका विस्तार मात्र था यहाँ पे होना, ठीक है, और ये 46 से 48 तक चला था। फिर वहाँ पे सेंट थोमे का युद्ध हुआ और एक्सला सापेल की संधि हुई थी, बस। और जो तीसरा वाला युद्ध होता है, तीसरे वाले में पेरिस की संधि हुई थी। दूसरा का जो है वो भारत के ही कारण हुआ था, तो इसलिए पुडुचेरी की संधि हुई थी। कर्नाटक युद्ध किसके किसके मध्य लड़ा गया? अंग्रेज और फ्रांसीसी। इसमें सीक्वेंस लगाना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक, ये वाला जो है ये द्वितीय, पेरिस की संधि से जो अंत हुआ है वो तृतीय का हुआ है। और प्रथम कर्नाटक युद्ध में ब्रिटिश की हार हो गई थी, ठीक है, ये भी। और प्रथम मैसूर युद्ध और द्वितीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध में जो है ये हुई थी पुडुचेरी की संधि हुई थी, लेकिन इसमें इसका ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो एक सेकंड, इसमें थोड़ा सा ऑप्शन के हिसाब से इसके आंसर दूसरे हो जाएंगे। देखिए, जो मैसूर का युद्ध हुआ था, मैसूर, यहाँ से नीचे से शुरू करते हैं, ठीक है। तो मैसूर के युद्ध में ब्रिटिश हार गए थे और इसमें जीता कौन था? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के पिता कौन थे? हैदर अली, ठीक है। तो हैदर अली जीते थे इसमें। जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ है उसमें अनिर्णायक रहा था, पुडुचेरी की संधि हुई थी, लेकिन ये युद्ध अनिर्णायक रहा था। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था, ये प्रथम कर्नाटक युद्ध में एक्सला सापेल की संधि हुई थी और तृतीय वाले में हुई थी पेरिस की संधि, ठीक है। तो बी से आप 1 को पहले मिलाएं, बी से 1 से बाकी दो ऑप्शन आपके हट गए, ठीक। अब आते हैं D2 पे। तो D2 कौन सा हो जाएगा? दोनों ही हैं, B1 दोनों ही है, D2 दोनों हैं। बाकी इसका हो जाएगा ए का एक्सला सापेल पहला वाला, तो एक्सला सापेल से A4 कर दीजिए, ठीक है। इसको मैंने टाइम लगा दिया, लेकिन आप इसको सीधा करते तो और भी क्लियर हो जाता। जैसे प्रथम कर्नाटक युद्ध को एक्सला सापेल की संधि से अंत करते, तो इसको आप ऐसे कर सकते थे। देखिए, मैं थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ, लेकिन क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच बता रही हूँ आपको। ए से प्रथम कर्नाटक युद्ध है और इसमें एक्सला सापेल संधि से अंत हुआ है। ए का 4, तो ए का 4 का मतलब बाकी आप सारे ऑप्शन हटा दीजिए, आंसर आ गया। तो मैंने थोड़ा टाइम लगा दिया उसके लिए सॉरी, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ठीक। निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, ये बताना आपको।
कर्नाटक का प्रथम युद्ध 46 से 48, एकदम सही है। द्वितीय युद्ध 50 से 52 नहीं हुआ था ये, द्वितीय युद्ध शुरू हो गया था तुरंत ही 49 में, ये 48 में जैसे ख़त्म हुआ था 49 से लेकर 54 तक 6 साल चला था। तृतीय युद्ध फिर वही 4 साल का गैप हुआ, और जैसे वहाँ पे सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हुआ था बस शुरू हो गया था ये भी। और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761, मैंने कल बार बार आपको बताया है, किसके टाइम पीरियड में, मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पीरियड में। अंबूर का युद्ध के संदर्भ में क्या सही नहीं है, यह लड़ाई 1752 में लड़ी गई थी। अंबूर का युद्ध 1752 में नहीं लड़ी गई थी अंबूर का युद्ध। इस युद्ध में मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और फ्रांसीसी नेता ने मिल करके अनवरुद्दीन का मुकाबला किया था। ठीक है, देखिए फ्रांसीसी में क्या था, सीएम, सी चंदा साहिब, एम से मुजफ्फर जंग, और सीएम फरार हो गए तो फ्रांसीसी। ठीक है, तो ये तीनों सही है। और एन ए नासिरुद्दीन और अनवरुद्दीन, ये दोनों थे ब्रिटिश की तरफ से, तो ये ऑप्शन ठीक है आपका। इस युद्ध में अनवरुद्दीन की सेना को हार का सामना करना पड़ा, हाँ ये भी ठीक है। अनवरुद्दीन की सेना हार गई थी इसमें, नहीं अनवरुद्दीन की सेना नहीं हारी थी इसमें, क्योंकि सेकंड युद्ध में ये जीतने लगे थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि आम्बूर का युद्ध 1749 में, वही जो सेकंड कर्नाटक युद्ध शुरू हुआ था वो इसी से शुरू ही हुआ था, आम्बूर का युद्ध से। और इसमें क्या हुआ था कि अनवरुद्दीन की पराजय हुई थी और वह मारा गया था। ठीक है, और इसमें क्या दिया था कि अनवरुद्दीन की सेना को हार का सामना करना पड़ा। हाँ, तो ये सही है। ठीक है, कि सेना इनकी हार गई थी, लेकिन इसमें पूछा है कि क्या गलत है। ठीक, तो इस तरह से आंसर आपका ये भी और ये भी, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ये सही नहीं, ये सही है, ये सही है, ये सही नहीं है। कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? और ये कौन थे? डुप्ले ही पहले व्यक्ति थे जो हस्तक्षेप करना शुरू किए थे। और ये कौन थे? फ्रांसीसी गवर्नर थे, इन्होंने ही, फ्रांसीसी थे, तो इन्होंने सीएम से याद रखेंगे चंदा साहब और अनवरुद्दीन, चंदा साहब और मुजफ्फर जंग का पक्ष इन्होंने लेना शुरू किया था। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ लगाया? फिर वही सूरत, 1668 में। ठीक है, 1668 में सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी कहाँ पे, किसके टाइम पे? लुई 14 में मैंने बताया था कि इसको याद कर लीजिएगा। देखिए 2014 में भी क्वेश्चन आया है, 2013 में भी आया है। किससे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? कॉलबर्ट, ये कौन थे? लुई 14वें के मंत्री थे। बंगाल में कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? डचों ने क्या बोले थे कि एक तो श्रीरामपुर तो नहीं था, ये डेनिस का था। ठीक है, और चिंसुरा था इनका, डचों का। क्या था कि अगर डच लें तो सुरा, और हुगली भी था इनका, हुगली पुर्तगालियों का भी था और इनका भी था। तो इस तरह से ऑप्शन इसका 2 हो जाएगा। डचों की बंगाल की पहली कंपनी पीपली में 1627 में स्थापित हुई। इसके कुछ ही दिन बाद डच पीपली से बालासोर चले गए, पहले पीपली फिर बालासोर। और बंगाल में डचों ने 1635 से प्रारंभ कर 1656 तक कुछ समय तक हुगली में फैक्ट्री का संचालन किया। तो इस वजह से हुगली भी हो जाएगा इनका, और चिंसुरा तो है ही है। 1656 के बाद हुगली के ही एक गांव चिंसुरा में स्थापित हो गई। ठीक, तो इनके कौन कौन से हो जाएंगे डच के? पहली पीपली, बंगाल की बात हो रही है, पहली पीपली, फिर बालासोर, पीबी, फिर एच हुगली, और फिर चिंसुरा, PBHC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? पटना का 1632 है, ये मैंने लूसेंट वाले में बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही फिर उन्होंने डिटेल बता दी है इसकी, कि बंगाल के समृद्ध व्यापार की तरफ आकर्षित हो डचों ने 1615 और 1629 में असफल प्रयास किए। बंगाल में व्यापार का सुअवसर 1632 में मिला। 1632 में ही पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ। फिर कोई प्रमाणिकता कसौटी स्पष्ट नहीं है कि पटना में स्थापना हुई थी, लेकिन इतिहासकार ओम प्रकाश ने 1638 में
बताया है। और वर्तमान में डच फैक्ट्री का वह स्थान पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में कारखाना स्थापित किया? तो वही 1632। ये देखिए बीपीएससी 2023 का क्वेश्चन है। निम्न डच कारखानों को उनके स्थापना वर्ष के साथ मिलाना है। तो इनका स्थापना वर्ष सबसे पहले, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है क्योंकि इतना किसी को नहीं याद रह पाता है, बट चिंसुरा से हम करते हैं। चिंसुरा वाला 1653 में आया था। ठीक है। और कोचीन से कर लेते हैं। कोचीन जो है ये 1663 में आया था। ये दो से क्या कोई मैच हो पा रहा है? D1 और C4, D1 C4 इससे हो जा रहा है। विमलीपट्टम 1641 और कराईकल 1645। तो कई बार ऐसा होता है कि एक दो ऑप्शन अगर हमको आ रहे होते हैं तो उससे भी आंसर लग जाता है। ठीक है। तो चिंसुरा का आपको याद होगा कि 1653 में है और कोचीन का 1663 में है। ये 10 साल का अंतर था दोनों में। और डचों द्वारा भारत में खोले गए कारखानों की स्थापना इसी तरह से है कि सबसे पहले क्या है? विमलीपट्टम 1641, कराईकल 45, कोचीन 1663, चिंसुरा 1653। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था। नहीं, ये तो गलत है। डुप्ले तो बहुत सक्षम था। अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, ये कह सकते हैं। भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं थे। नहीं, ये तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं हुआ। पांडिचेरी सामरिक केंद्र था। तो पांडिचेरी सामरिक केंद्र से क्या मतलब है कि फ्रांसीसी की पराजय से? इसका आंसर बी हो जाएगा। फ्रांसीसियों की पराजय का मुख्य कारण उनकी कमजोर नौसेना थी। ठीक है। वोल्टेयर के अनुसार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के समय फ्रांस की जल शक्ति का इतना ह्रास हुआ कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय उनके पास एक भी जलपोत नहीं था। मतलब अंग्रेज उनके पास शक्तिशाली थे उनके सामने। ठीक है। अंग्रेजों के पास एक शक्तिशाली सेना थी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। क्रम बताना है इनका। सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली, जिसमें 4 है। सबसे पहले आप उसी को रखिए। सबसे पहले पुर्तगाली, आंसर आ गया 4, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। तो आंसर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनका क्या बताना है? इनका सुमेलित करना है, किसका कौन सा केंद्र रहा होगा। पांडिचेरी किसका था? पांडिचेरी फ्रेंच का था। गोवा पुर्तगालियों का था। आप इसे देखिए A2 B3, ज़्यादा नहीं देखना है अभी। A2 B3 आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट क्या है? त्रावणकोर, ये हो गया डेनिस का, और मद्रास डच का। ठीक है। आंसर डी हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। वही सद्रास की बात कर रहे हैं, मद्रास नहीं है। मद्रास तो उनका था अंग्रेजों का। सद्रास डच है, त्रावणकोर डेनिस का है, और बाकी इन्हीं दोनों से आपका क्लियर हो गया था। गोवा पुर्तगीज और पांडिचेरी फ्रेंच से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस बारिश आ रही है। उपवासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो ये आप अभी पढ़ चुके हैं कि कहाँ से? बिहार। इसका आंसर हो जाएगा ए। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? फिर वही बिहार। भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आधार क्या था? अफीम। भारत, चीन और इंग्लैंड के मध्य व्यापार का मुख्य आधार वही अफीम, चाय और कपड़ा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अफीम का उत्पादन किया। चीन से व्यापार असंतुलन को दूर करने के लिए अफीम का चीन में निर्यात किया, क्योंकि ब्रिटेन को चीन से चाय, चीनी मिट्टी के बर्तन और रेशम की आवश्यकता थी। मतलब चाइना से इनको क्या चाहिए था? चाइना से चाहिए था चाय, चीनी मिट्टी के बर्तन और रेशम, ये चीज़ें चाहिए थी। तो इसके लिए इन्होंने व्यापार संतुलन हो जाता, इनका आयात ज़्यादा हो जाता, इसलिए इन्होंने निर्यात क्या किया? यहाँ से अफीम। ठीक है। और अफीम जो है वो कहाँ, इस वजह से इन्होंने भारत में अफीम का उत्पादन किया और चाइना निर्यात किया। ठीक, देख रहे हैं? ऐसे थे। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? कौन आए सबसे अंत में? फ्रांसीसी। कब आए? देखिए 1667 में इनके आगमन हुआ है। 1664 में कंपनी बनी है, 1667 में आए हैं।
68 में सूरत में पहली फैक्ट्री लगाए हैं। निम्न में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम। देखिए इन दोनों में तो किया है, बाकी ऑप्शन देखते हैं। सूरत में भी किया है, भरूच, आगरा में भी किया है, और कोचीन भी इनके कब्जे में रहा है, पटना भी रहा है अफीम को लेकर के। तो इस तरह से सभी ही हो जाएगा, ठीक है। इनको वही नागपट्टिनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, ये सारे ही रहे हैं। मृदा के स्वरूप तथा उपज के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, ये अंग्रेजों को भारत की देन थी? तो ये तो नहीं थी, इससे पहले यहाँ पे चल रहा था। इससे पहले अकबर के समय था, शेरशाह सूरी के समय भी था, ठीक है, और भी पहले से चल रहा था। कई सल्तनत कालीन शासकों में भी इस तरह की चीज़ें रही हैं। युद्ध में चलती फिरती तोपों का प्रयोग नहीं, ये भी इनके टाइम का सबसे, इनकी देन नहीं है। इससे पहले चलती फिरती तोपें तो यहाँ थी ही। विजयनगर बहमनी साम्राज्य में भी थी, बाबर लेके आए थे। तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, तंबाकू तो वो लाए थे पुर्तगाली, तो ये तीनों ही गलत हो जाएंगे। तो क्या देन थी? कोई भी नहीं। ये वही शेरशाह सूरी और अकबर, उपज और गुड़ के आधार पर। तंबाकू और लाल मिर्च पुर्तगालियों की देन थी। और आयुध में जो है छोटी मोटी तोपें तैयार की जाती थी अकबर के टाइम पे ही, तो इसमें से कोई भी देन इनकी नहीं है, ठीक है। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी की? कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। ये किसने बोला है? मैकाले ने। लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले ब्रिटेन का राजनीतिक एवं इतिहासकार था। 1834 से 38 तक भारत की सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर रहा है। और प्रसिद्ध दंड विधान वही इंडियन पिनल कोड की पांडुलिपि इसी ने तैयार की। किसने? मैकाले ने। काल बन के आ जाती हैं चीज़ें, क्या आईपीसी वगैरह, तो काल से याद रखेंगे मैकाले। अंग्रेजों को भारत की सरकारी भाषा तथा शिक्षा का माध्यम और यूरोपीय साहित्य, दर्शन और विज्ञान को भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाना में इनकी भूमिका रही है, ठीक है। इन्होंने ही कहा था, कंपनी की नीति पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का नाम है जहां सब कुछ ही असंगत है, ठीक है। तो इतना बड़ा स्टेटमेंट ध्यान रखेंगे आगे से। हालांकि ये क्वेश्चन ज़्यादातर लोगों का गलत ही गया था इस तरह का, क्योंकि ये गेस कर पाना मुश्किल होता है। इतने स्टेटमेंट कौन किसके ही याद रख पाता है। तो अब आ चुका है तो याद रखिए, अदरवाइज जब जिस साल ये पेपर हुआ था उस साल लोगों ने काफ़ी जो है इस पे किया कि सबका गलत हो गया। लोग एग्जामिनेशन के बाद इस तरह के क्वेश्चन पे काफ़ी डिबेट रहा। एक्सला सापेल 1748 की संधि। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी, एकदम सही। अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया था, एकदम सही। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। और ये कब हुआ था? जब वहाँ यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया, तो भारत में भी समाप्त हो गया। भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण क्या रहे हैं? अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, ठीक है ये स्टेटमेंट। अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, ये भी ठीक है। मतलब दोनों ही कारण को डिनाई नहीं कर सकते ना कि इस वजह से अंग्रेज फ्रांसीसियों से बेहतर थे, क्योंकि आपने देखा भी ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार युद्ध था उसमें फ्रांसीसियों की काफ़ी क्षति हुई, जबकि अंग्रेजी सेना और नौसेना दोनों ही शक्तिशाली बनी रही। और बंगाल से तो इनको मिल ही गया था। तो इस तरह से यहाँ तक हो गया है आज, और कल टॉपिक शुरू करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, ठीक है। तो आप इसको रिवाइज करते रहिएगा, हो सके तो एक बार जहाँ कहीं पे डाउट लगे आप वीडियो को डबल की स्पीड पे कर करके फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिए। जहाँ पे आपको याद हो वहाँ पे आप आगे बढ़ाते हुए स्किप करके देख सकते हैं, और जहाँ डाउट है वहाँ पे आप दोबारा देख लीजिए, आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाकी कल करते हैं।